नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में आखिरी चरण के मतदान यानी दूसरे चरण के मतदान अब कल होने हैं 11 नवंबर को। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार रहा, चुनाव प्रचार की दशा और दिशा दिखाई पड़ी है, उससे बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। हालांकि पहले चरण के मतदान में भी संकेत काफ़ी कुछ मिल चुके हैं, लेकिन अब ये पता चलने लगा है कि बिहार का मतदाता कहां जाने का फैसला कर चुका है, किधर जाने का फैसला कर चुका है और क्यों जाने का फैसला कर चुका है। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की दूरियां दिखाई पड़ी, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की बीजेपी की कोशिशें दिखाई पड़ी, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी को एक पटखनी देने की कोशिश की, यानी पलटवार करने की कोशिश की, वो उसका नज़ारा बड़ा दिलचस्प रहा। और उसका नुकसान और फायदा किसे होगा ये नतीजों में दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से ऐन चुनाव से पहले जो दूरियां बनाई, उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब ये कितना फायदा मिलेगा और क्या केवल नीतीश कुमार को फायदा मिलेगा, और केवल नीतीश कुमार को अगर फायदा मिलता है, उनकी सीटें बढ़ती हैं और गठबंधन बहुमत नहीं पाता है, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सारी बातें 14 नवंबर के बाद की हैं। लेकिन नीतीश कुमार को फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो दूरियां बनाने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश की, और पिछले एक साल से करीब ये चल रहा है कि नीतीश कुमार को वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख रही थी, अभी भी नहीं देख रही है। और लाख कोशिशों के बावजूद, नीतीश कुमार से तमाम फायदे लेने के बावजूद, वक्फ संशोधन कानून जैसे मुद्दे पर भी समर्थन लेने के बावजूद, केंद्र सरकार में पूरा समर्थन लेने के बावजूद, नीतीश कुमार को न सिर्फ बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वो खारिज करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि जनता दल यूनाइटेड को भी दो फाड़ करने की कोशिश कर रही थी। ये लगातार ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की और एक ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाने में सफलता पाई जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं। खैर, वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार को फेस घोषित न करना मुख्यमंत्री पद का, ये नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे गया। और आखिरकार जब तमाम बैठकें हुई और अंततः जब सीटों की भी घोषणा हो गई, उसके बाद भी नहीं किया, तब फिर नीतीश कुमार ने अपनी राह चुननी शुरू कर दी और उन्होंने अपना ये फैसला लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच ये लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में उसको ऐसा लगा कि अगर नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाती है तो चुनाव में एनडीए को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और सरकार नहीं बनेगी। तब फिर बीजेपी ने डिप्लोमेसी शुरू कर दी, यानी नीतीश, तमाम नेता कहने लगे कि वही है मुख्यमंत्री और चेहरा वही है, लेकिन स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से एनडीए की ओर से नहीं कहा गया। और बाद में तो अच्छा, दूसरी ओर एक तरफ तमाम नेता ये कह रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं, यानी जो सर्वे सर्वा हैं, सिर्फ दो ही लोग भारतीय जनता पार्टी में सर्वे सर्वा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। बाकी तीसरे नेता की कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये सबको पता है। उनकी हैसियत उतनी है जितनी ये दोनों लोग चाहते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो एक नेता गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे रहे हैं, और ये सारे बयान जानबूझकर दिए गए। ऐसा नहीं कि इनके पीछे ये अचानक से निकल आए या प्रश्न उत्तर के दौरान निकल आए। ये बहुत जानबूझकर पूरी तरीके से प्लानिंग से ये जवाब निकल रहे हैं कि विधायक दल के नेता चुनेंगे। अब आप देखिए, जो बीजेपी के बहुत समर्थित और बीजेपी के करीबी माने जाने वाले जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी, लल्लन सिंह ने भी ये कहना शुरू कर दिया। संजय झा उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी नज़दीकी भी बीजेपी से बढ़ रही थी। लेकिन सीटों की घोषणा के बाद नीतीश कुमार ने इन दोनों ही नेताओं को अपने तमाम महत्वपूर्ण फैसलों से बिल्कुल अलग कर दिया।
यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में जो टिकटों की घोषणा होनी थी, टिकट बांटे गए, उनमें इन लोगों की कोई भूमिका ही नहीं रही। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी को ये संदेश भी दे रहे हैं कि उनकी पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खास हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खास होने के नाते कहीं उन्हीं में से किसी को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभाओं में कहना शुरू कर दिया क्या कि एनडीए की सरकार बनेगी, तब ये होगा, एनडीए की सरकार बनेगी यानी नीति एनडीए की बनेगी, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद जब घोषणा पत्र जारी होता है, संकल्प पत्र जारी होता है, तो उस दिन बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार ने अपने मतदाताओं को बहुत ही होशियारी के साथ संदेश दे दिया कि बीजेपी क्या कुछ चाह रही है और वो अपने उन मतदाताओं के लिए कितने ज़रूरी हैं ये वो समझ लें। इसके बाद जो संकल्प पत्र जारी होता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बिल्कुल आगे रहती है और नीतीश कुमार पीछे रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं यानी। और जब ये जारी हो रहा होता है घोषणा पत्र, तो आपने देखा होगा कि शायद ये भारत के इतिहास में पहला घोषणा पत्र हो जो सबसे कम समय जिसने लिया, और इसने कितना समय लिया है, महज 58 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगा। दिखाया तस्वीरों में, फोटो खींचे और नीतीश कुमार वहां से निकल लिए। स्पष्ट संदेश था कि इस घोषणा पत्र से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इन सब के बाद अब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो नीतीश कुमार ने सीधे तय कर लिया कि अब उनको बिल्कुल अपना रास्ता अलग तय करना है, और उन्होंने अपने मतदाताओं को संदेश दे दिया। उनको ये कन्फर्म भी हो गया कि किस तरीके से उनका मतदाता उनके संदेश को समझ चुका है। एक बात और, हालांकि ये कहना ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री ज़रूर होती है, और ये केमिस्ट्री नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है। और पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उनमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई भी दिया है, और दूसरे चरण के मतदान में भी वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। जो ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं। एक बात और, नीतीश कुमार ने फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने किसी प्रधानमंत्री की किसी रैली में उनके साथ कोई मंच शेयर नहीं किया, और स्पष्ट संकेत था कि अब आप जाइए, आप करिए अपना चुनाव प्रचार, हमको अपने जिस तरीके से चुनाव प्रचार को करना है हम अपना कर रहे हैं। आखिरी दिन, आखिरी रैली में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ नहीं दिखे, और ये कहा जा रहा है कि बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, अपने तमाम जो बहुत करीबी लोग थे और नीतीश कुमार जिनकी बात सुन सकते थे, ऐसे लोगों से भी मैसेज दिलवाया, लेकिन न तो कोई मंच साझा किया नीतीश कुमार ने, और न ही कोई बैठक, किसी बैठक में कोई मीटिंग आमने सामने की अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने की, और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। तो एक बात यह है कि ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने इसलिए की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने का षड्यंत्र कर रही थी, ये उनको समझ में आ गया। यानी उनकी पार्टी को तोड़कर, उनको किनारे कर और अपनी सरकार बनाने की बात कर रही थी। और बाद में तो फिर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता स्पष्ट रूप से कहने लगे, अमित शाह ने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। खैर, यहां एक जो बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर आ रही है और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, वो एक ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर भी नीतीश कुमार को आपत्ति थी, और जिस तरीके की वो भाषा और जिस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा चुनावी कैंपेन आधारित है, यहाँ उपलब्धियों की चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की न करें 11 साल की। नीतीश कुमार को लगा कम से कम उनकी उपलब्धियों की चर्चा होनी चाहिए प्रमुखता के साथ, लेकिन उन उपलब्धियों की भी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा हो रही है घुसपैठियों की, यहाँ चर्चा हो रही है, कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइजेशन की, यहाँ चर्चा हो रही है गोली बंदूक कट्टे की। तो इन सारी चीज़ों से नीतीश कुमार बेहद खफा थे, और उसकी वजह से उन्होंने मंच को शेयर करना स्वीकार नहीं किया, गए ही नहीं, किसी सभा में नहीं गए। तो एक ये बड़ी वजह, चूंकि नीतीश कुमार को ये लगा कि वो अगर पूरी तरीके से घुसपैठिया, एक तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर उन्होंने जो समर्थन दिया, तो अपनी जो इतने दिनों की उनकी सेक्युलर छवि, एनडीए में रहते हुए भी, बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो एक सेक्युलर छवि बनाई थी वो लगभग ध्वस्त हो गई। लेकिन
इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में मुस्लिम नेताओं को भी टिकट दिया। उनको ये उम्मीद थी कि अभी भी कुछ न कुछ मुस्लिम वर्ग का उनको समर्थन मिलेगा, और मिला भी है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं मिला है, मिला भी है, पर यह है कि कमज़ोर ज़रूर हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीजेपी की गिरफ्त में आने से इस बार वो बच गए, और उन्होंने ये कोशिश की कि कम से कम चुनाव के बाद सरकार कैसे बननी है, किसके मदद से बनानी है, बीजेपी के ही साथ जाना है या नहीं जाना है। जाने की संभावनाएं तो क्षीण हो चुकी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्रों का आदान प्रदान होता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात ये भी कि एनडीए के बहुमत, जो मौजूदा एनडीए है, उसको बहुमत में आने की भी संभावनाएं बहुत क्षीण नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है। अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रांग रूम में जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन ये कितनी कारगर होती हैं देखने वाली बात है। पर जो मैसेज पहले चरण के मतदान के बाद दिया है जनता ने, बिहार की जनता ने, उससे ये साफ है कि मौजूदा रूप में एनडीए जो है वो सरकार में आने वाला नहीं है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी बन सकती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही जा रही है। यानी जो नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है वो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में है। आरजेडी नंबर 1 अगर बनती है तो जनता दल यूनाइटेड 2 बनता है, दूसरे नंबर पर रहता है। और अगर पहले नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है तो आरजेडी दूसरे नंबर पर। ये संभावनाएं अभी वहाँ पर जो चुनावी जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है। तो नीतीश कुमार ने आगे की भी अपनी संभावनाओं को बनाए रखने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के चुनाव का प्रचार का तरीका था, चुनाव अभियान का जो तरीका था, जो भाषा थी, उसकी वजह से भी उन्होंने पूरी तरह से दूरी बनाई। हालांकि निश्चित तौर पर बाकी जिन मुद्दों की हमने चर्चा की है वो तो प्रभावी रूप से थे ही इसकी वजह, लेकिन इन सब के अलावा जो कैंपेन का तरीका था। और हाँ, एक बात यहाँ और आप देखिए महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, उनको लेकर भी ये आशंकाएं जताई गई कि ये कहीं ना कहीं इनके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है, ताकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा बनाकर उनको पद से हटा दें। इसको भी कैसे नीतीश कुमार ने खारिज किया है। 163 सभाएं, मतलब उन्होंने लगभग सबसे ज़्यादा सभाएं उन्होंने की है, सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। बारिश में अगर हेलीकॉप्टर नहीं गया है तो 400-400, 500-500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने गाड़ी से की है। ये इस तरीके से उन्होंने ये भी दिखा दिया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो आशंकाएं और अटकलें चल रही थी वो कितनी बेबुनियाद हैं। हालांकि तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसको देखकर ये सभी लोग ये कहते हैं कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, लेकिन उन सब चीज़ों को नीतीश कुमार ने ज़मीन पर उतरकर और इतनी सभाएं करके और इस तरह से अपनी सक्रियता दिखाकर उसको खारिज तो किया ही है, कहीं ना कहीं से उसको कमज़ोर भी किया है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब इन सब के बीच ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के इन दोनों नेताओं से दूरी बना ली। और इन दोनों नेताओं का ही मतलब है कि बीजेपी, बिहार में बीजेपी की यूनिट का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर उन दिलीप जायसवाल चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो, विजय सिन्हा का हाल आप देख ही रहे हैं, इन सारे लोगों के कोई फैसले, अपने फैसले तो होते नहीं हैं, तो इनके साथ दिखने का तो सवाल भी नहीं था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उन्हीं के गठबंधन में है, कम से कम राजधानी पटना की रैली में तो शामिल होते, वहाँ के रोड शो में नीतीश कुमार वहाँ भी नहीं गए। और आखिरी जो रैली की थी प्रधानमंत्री ने, जिसके लिए ये खबरें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की कि एकजुटता दिखाने के लिए कम से कम इसमें शामिल हो जाए नीतीश कुमार ने वहाँ जाने से भी बिल्कुल मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बनाई। अब इन सब चीज़ों का नतीजा क्या होता है, यानी चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा 14 नवंबर को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।